टर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 75,000 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। टर्की में 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं सीरिया में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भूकंप के चलते टर्की के अंटाकिया और सनलियूरफा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहीं सीरिया के एलेप्पो शहर में भी तबाही का मंजर है। टर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में एक है कहरामनमारस। वहां से देखिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहरामनमारस की एक और ये बिल्डिंग है जो बिल्कुल दब गई है। जितनी मंजिल है उसका सिर्फ फ्लोर जो है वो नज़र आता है, वो हम दूसरी तरफ से आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ अभी भी जो रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। संभावना इस बात की है कि यहाँ कोई शख्स जो है, कोई जो व्यक्ति है वो दबा हुआ है, जिंदा बचा हुआ है या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ड्रिल मशीन के जरिए इस मलबे को साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ जो कोई जगह है उसको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि ये 5वां दिन है। ऐसे में इस बात की संभावना कम से कमतर होती चली गई है कि कोई जो है वो यहाँ जिंदा होगा, क्योंकि भूकंप से गिरी है उसकी जल में आने से अगर किसी तरह से कोई बच भी गया, किसी पेड़ के सहारे मिल भी गया हो, तो इतने दिनों तक भूख प्यास से, और जाहिर सी बात है जब दवा होगा तो घायल भी होगा, तो ऐसे वो बच पाया हो, जीवन बचा रह गया हो, इस बात की संभावना कम है। लेकिन फिर भी उम्मीद के जरिए यहाँ जो है ये काम किया जा रहा है। देखिए एक जो डोजर है वो भी लगाया गया है यहाँ पर मलबे को साफ करने के लिए, और फिर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो ड्रिल मशीन के जरिए उस फर्श को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नीचे किसी के दबे होने की संभावना है। तो यहाँ क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्थानीय लोगों से हम बात नहीं कर पा रहे हैं ताकि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से कोई जानकारी अंदर से आई और किस आधार पे रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो परिवार के लोग बचे रह गए होंगे, उनके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो अंदर रह गए होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ देखिए इस तरह का हालत है, जो पर्सनल हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ जेके हैं यहाँ, जो कि थोड़ी बहुत इन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये जानते हैं। What exactly happened here? How many people are trapped inside? My family is the 10 people. First day is the taken, is the life is the 1 people. I wait 9 people is died here. 9 people died here. 9 people died here. Is 4 adults, is the 4 kids. So yeah, 4 adults, And 4 kids. how many people is still inside? People is the Rescue thinking operation is going on? completed thinking is the 25-30 people is the here the inside. 4 First to day, 5 people. yeah. First day is the taken is the 4 or 10 people is the life, and no now anybody is the people thinking is life here. How many families were living in this building? Is the maybe 30 year, maybe 40 years is living here. The people is there. Okay. So you told me that 10 died on the first day, Yeah, and rest were rescued. that's right. Rest were rescued. Okay. So what is the situation now? How you are having your food? Who is providing you food? And Here is the Kahramanmaraş is the helping people. Same as is the people is the give the food, helping. Everything is the no any problem is now that I don't know. Difficult is the now here. as your house is destroyed, where are you staying now? I am coming to Marmaris here. No, but where are you staying now? In a hotel or? Oh, is the I went to the car inside. Is the Oh. I am sleep is the car inside. Is You are the, sleeping in the car inside. yeah, because the people last night is the work is the 2 o'clock in the morning finished the people the work. And how many people living in car in this area? My family is the maybe 10 people living the petrol station car inside now. ओके ओके। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी रातें जो है वो कार में बिताई हैं। इनके परिवार के जो लोग हैं वो कार में रात बिता रहे हैं, और यहाँ खाने की चीज़ों के लिए मदद जो है वो आ रही है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ किस तरीके से जो संस्थाएं हैं
वो मदद लेकर आ रही हैं और यहाँ ये खाने की चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। तो एक जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है खाना, और क्योंकि यहाँ सब कुछ नाबूद हो चुका है, तो ऐसे में जो मदद है उसके आसरे जो जीवन है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस तरह की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। और ये जो कार आप देख रहे हैं, ये अब कार नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिनकी बिल्डिंग टूट गई। और जैसा कि अभी जेके ने बताया कि उनका परिवार जो है वो कार में रात बिता रहा है। ठंड का आलम इस तरह का है कि बाहर रहा नहीं जा सकता। तो ये कारें जो है जो साबुत बची रह गई हैं, वो अब परिवारों के लिए एक जीवन का आसरा बन गई है। और ये सिर्फ जो कार है वो चलने के काम नहीं आ रही, बल्कि इसमें परिवार जो है वो रातें बिता रही है अपनी, तब तक जब तक कि उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं हो जाती। और कुछ लोग जिनके घर दुरुस्त हैं वो भी बाहर ही हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे कमज़ोर हो गई हैं। और जिस तरह के आफ्टर शॉक्स आए हैं, अब तक 300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आए हैं। 5 बड़े भूकंप तो दर्ज किए ही गए। तो ऐसे में डर इस बात का है कि जो बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है वो बिल्डिंग भी जो है वो गिर सकती है। इसलिए लोगों को उसमें ना रहने की सलाह दी गई है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी बिल्डिंग्स को, अपने घर को छोड़कर बाहर हैं। कुछ के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, जैसा कि बताया गया कि 50,000 के आसपास जो बेड्स हैं वो अलग अलग होटलों में लगाए गए हैं और कुछ गेस्ट हाउस में भी लगाए गए हैं। लेकिन जो भूकंप पीड़ित की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो कम पड़ रहा है। हमने रास्ते में देखे कि किस तरह से गद्दे ले जाए जा रहे हैं, जहां पर शेल्टर लगाया जाएगा। और हम आपको एक ऐसे शेल्टर में भी लेके चलेंगे जहां पर कैंप टेंट लगाकर जहां पर कैंप बनाया गया है और वहां पर उनको फौरी तौर पे रखा गया है जो भूकंप पीड़ित हैं, ताकि इस ठंड में उनको वो अपनी जान को बचा सकें। और फिर जब तक उनके रहने का ऑल्टरनेटिव कोई व्यवस्था नहीं हो जाता, उनके पुनर्वास की जो योजना है वो नहीं बन जाती, उनको पुनर्वास करने के लिए जो घर है वो नहीं मिल जाता, तब तक वहाँ पे अपना जीवन बसर कर सकें। तो बहुत बड़ी त्रासदी का इसका एक पहलू ये भी कि लोग घर छोड़कर कार में रहने को मजबूर हैं और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो मदद से जो खाना आ रहा है उसके बूते जीने को मजबूर हैं। लेकिन ये वक्त जो है अभी लंबा चलेगा, क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो कह चुके हैं कि आपदा इतनी बड़ी है कि अकेला एक मुल्क अपने आप को इससे उबार नहीं सकता और दुनिया से मदद की दरकार है। जो मदद यहाँ पहुँच भी पा रही है, लेकिन इन मदद के बूते भी, इन मदद के बावजूद भी यहाँ पे पटरी पर जीवन लौटने में लंबा वक्त लगेगा, ज़िंदगी को लौटने में लंबा वक्त लगेगा। ये बात यहाँ पर सभी के जहन में है और इसलिए वो यहाँ एक शोक के माहौल में है। जान जो गंवाई है वो तो गंवाई ही है, जो बचे हैं उनके सामने भी ज़िंदगी की समस्या है। तो इन सब के बीच अब जो तुर्की है और इसके जो लोग हैं वो फिर से उठकर खड़ा होने की कोशिश करेंगे और इसलिए मदद के साथ साथ इनको दुआओं की भी ज़रूरत है। उमाशंकर सिंह, तुर्की से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। टर्की से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। टर्की और सीरिया में भयानक जो भूकंप आया है उससे दोनों ही देश उबरने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की में राहत और बचाव का अभियान भी जारी है। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम भी इसमें जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने टर्की सेना के साथ एक संयुक्त अभियान में गाजियान्तेप में 8 साल की एक बच्ची को मलबे से सुरक्षित निकाला है। टर्की और सीरिया में 6 फरवरी को जबरदस्त भूकंप आया था। बच्ची इसके बाद उस मलबे में फंस गई थी। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला है, जबकि मलबे में 13 शव भी निकाले गए हैं। यूपी में शुक्रवार से 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 शुरू हुआ। आयोजन के लिए लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस इन्वेस्टर समिट में 29,92,000 करोड़ के 18,643 एमओयू साइन हुए। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। 40 देशों के 400 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स
तरह से निवेश यूपी बढ़ता में है, कई समृद्धि देशों के लाता बराबर है, की ये क्षमता गारंटी है। हमें देखने ये को बात मिली। शुक्रवार को तीन दिवसीय यूपी ग्लोबल सरकार इन्वेस्टर की समिट है। इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रही। साथ ही रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहां उपस्थित हैं। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। यूपी सरकार का दावा है कि यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश में निवेश के लिए 18,643 MOU साइन हुए, जिसमें प्रदेश में 29,92,000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला है। इससे 92,50,000 से अधिक रोजगार पैदा होगा। इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर देश के बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे। इस इन्वेस्टर समिट के लिए योगी आदित्यनाथ देश भर में घूमे और इनके मंत्री विदेशों के भी चक्कर लगाया। उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद जो MOU कागज पे हुए हैं वो जमीन पर भी आएंगे और यूपी में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और एक सभी में नया उत्साह, नया जोश। और पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र को 2 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। पीएम ने मुंबई के CST स्टेशन से दोनों ट्रेनों को रवाना किया, एक मुंबई से सोलापुर के लिए और दूसरी मुंबई से शिरडी के लिए। इसी के साथ देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर अब 8 से 10 हो गई। एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार मुंबई आए। पहले मेट्रो और अब वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने मुंबई को एक साथ 2 वंदे भारत की सौगात दी, एक मुंबई से सोलापुर और दूसरी मुंबई से शिरडी। इस अवसर को ट्रेन में बैठे यात्री और बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े नागरिक सभी अपने मोबाइल में कैद करने में आतुर दिखे। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के पहले प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन में बैठे स्कूली बच्चों से मुलाकात की। पूरी तरह से देश में बनी स्वदेशी तकनीकी, वातानुकूलित, आरामदायक सीट, बड़े शीशे और आकर्षक लुक के साथ तेज गति से दौड़ने वाली ये ट्रेन लोगों को खूब भा रही है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का भारतीय रेल में क्रांति आ सकती है। इतनी साफ सफाई, इतने आरामदायक कोच और इस तरह की जो सुविधाएं और गति। सबसे बड़ी बात तो कि जो 6 घंटे 8 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा होगा तो काफी कुछ समय बचेगा, ईंधन बचेगा और भारत एक विकास की दृष्टि में आगे बढ़ रहा है। बहुत कम समय में और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये इसकी स्पीड जो है वो सब कुछ एक अनूठा है और ये जो है बहुत अच्छा सौगात है मुंबई वालों के लिए। अगर आप आगे देखेंगे तो कंपार्टमेंट में जैसे विस्टा डोम जैसा सीट्स भी दिया है, सो एक होल एक्सपीरियंस गेट्स मल्टीप्लाइज। सो पहले जैसे ट्रेन में हम सफर कर रहे थे और आज से अभी या आगे अगले 10 साल में जाएंगे, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है हर एक इंडियन के लिए। एंड इट मेक्स मोर प्राउड मूवमेंट दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड इन इंडिया बाय इंडियंस एंड वी आर यूजिंग इट। मुंबई से शिरडी और मुंबई से सोलापुर दोनों ही रूट पर घाट पड़ते हैं, जहां चढ़ाई पर बाकी सभी ट्रेनों में अलग से इंजन लगाना पड़ता है। लेकिन इस वंदे भारत की खासियत है कि इसे अलग से किसी इंजन की जरूरत नहीं है। हमें अब ऐसा नहीं लगता कि हम जो है दुनिया से पिछड़े हुए हैं। स्पीड हमें अभी हाई स्पीड में और जाना है, लेकिन पहला कदम जो है ये कि 160 की ट्रेन जो हमारे देश में चल रही है,
ये एक तरह से गर्व की बात है। देश में रेलवे का जाल तो पहले से फैला है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए अब कनेक्टिविटी को और बल मिल रहा है। दोनों ही ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव और चेयर कार क्लास हैं। मुंबई से शिरडी चेयर कार का किराया 800 रुपए, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1630 रुपए है। वहीं सोलापुर से मुंबई चेयर कार का किराया 965 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1970 रुपए के करीब है। भोजन के पैसे अलग से देने होंगे। लग्जरी जो सुविधाएं उन्होंने जो दी है वो बहुत अच्छी है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत कुछ है, बट यहाँ का जो उन्होंने जो रेट लगाया वो थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि आम आदमी को थोड़ा सा रहमत मिले। क्योंकि 800 रुपया बोलो बहुत होता है, क्योंकि आज अगर अब वोल्वो से भी जाए तो 500 रुपए में सीढ़ी आदमी चला जाता है। तो ये थोड़ा सा रेलवे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। तो टिकट के लिहाज से तो थोड़ा बताया जा रहा है कि थोड़ी महंगी है, आम आदमियों की पहुंच से थोड़ी सी बाहर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद उनका अपना सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो भी हवाई जहाज से सफर कर सके। तो कम से कम हवाई चप्पल पहले वंदे भारत ट्रेन से भी तो सफर कर सके। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता सागर साहू को घर में घुसकर गोली मार दी गई। उस वक्त बीजेपी नेता सागर साहू घर में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ माना जा रहा है। 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाए जाने की अपील एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वापस ले ली है। सोशल मीडिया पर लगातार इसका मजाक बनाया जा रहा था। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अपील में कहा गया था कि 14 फरवरी को काऊ हक डे के तौर पर मनाएं। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कहा था कि गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी और व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें लद्दाख और करगिल से हम आपको दिखाएंगे। करगिल के पिछले 12 घंटों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिसके चलते कारगिल जांस्कर रोड भी जाम हो गई है। एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला को इंडियन प्रेस इंस्टीट्यूट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरिद्वार में हेट स्पीच को लेकर की गई रिपोर्ट के लिए उन्हें IPI इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ दिखी है। जूड़ी नाला और पुलिया के पास दोनों ओर पर्यटकों की जिप्सी है और बीच में बाघिन और उसके 4 नन्हे शावक अटकेलियां कर रहे हैं। ये वीडियो सैलानियों ने बनाया है और अब काफी वायरल हो रहा है।